तो ये इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू। थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में कंट्रोल वॉल्यूम का जो डेफिनीशन होता है, ये ऐसा रीजन होता है, ये फिक्स्ड रीजन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये रीजन जिस पे हमारा स्टडी फोकस होता है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। इसके बाहर जो होता है वो सराउंडिंग होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू क्या है? फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। एक फिक्स्ड रीजन स्पेस में है जिस पे हमारा स्टडी जो है फोकस रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। The sequence of processes that eventually returns the working substance to its original state। मान लीजिए कोई भी प्रोसेस ले लेते हैं हम पीवी डायग्राम पे। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है पीवी डायग्राम पे ले लेते हैं। ये गैस टरबाइन का पावर साइकिल है। तो ये क्या कर रहा है? इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं तक पहुँच गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रोसेस कहते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। ये ऐसे बन जाए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए फिर यहीं पहुँच जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्या क्या ऑप्शन दिया है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ डिसिपेट भी होता है, तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है। टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि डी क्यू हमारा क्या है? हीट एनर्जी है। डी यू हमारा क्या है? इंटरनल एनर्जी है। प्लस डी डब्ल्यू क्या है हमारा? एक्सपेंशन वर्क या फिर वर्क एनर्जी है। तो इन दोनों का सम जो होता है वो हमारी हीट एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट। अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर सिस्टम को और इसके एनवायरनमेंट को, ये इसका एनवायरनमेंट, इसको हम एक साथ स्टडी करें, ये क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। मान लीजिए इससे हीट रिलीज हो रही है, कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में। लेकिन अगर इसको भी हम कंसीडर करें तो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम से ना कोई एनर्जी बाहर जाती है, ना कोई एनर्जी अंदर आती है, ना ही कोई मास एंटर करता है, ना ही कोई मास एग्जिट करता है। तो इस टाइप के सिस्टम क्या कहते हैं? हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, zeroth law of thermodynamics form the basis of measurement। zeroth law of the thermodynamics form the basis of measurement। क्या मेजरमेंट करता है? टेम्परेचर। इसमें हमारा थर्मोमीटर जिससे हम बुखार मेजर करते हैं, वो किस पे फंक्शन करता है? वो वर्क करता है जीरोथ लॉ पे। तो ये क्या मेजरमेंट करता है? टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ। अब इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। एम कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। Now question number 7, slope of constant pressure line and temperature entropy diagram। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम क्या होता है? ऐसे टी एस डायग्राम में, इसमें क्या करें? कांस्टेंट प्रेशर पे टी एस डायग्राम का एंट्रोपी क्या होता है? वो टी एस डायग्राम कैसे होता है? ऐसे होता है, टी बाई सी पी, ए इसका स्लोप होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसका स्लोप क्या होता है? टी बाई सी वी। अगर हम दोनों को एक ही टी एच डायग्राम पे बनाते हैं, तो जो सी वी वाला डायग्राम टी बाई सी वी होता है वो हमेशा वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। इसलिए टी बाई सी वी जो होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन आइडियल गैस द स्लोप ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इन टी एस डायग्राम हायर देन द स्लोप ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सेम जैसे मैंने आप लोग को समझा, ये है, ये टी बाई सी वी होगा तो ये टी बाई सी पी होगा। टी बाई सी वी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, तो वही कह रहा है हायर देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये हो गया हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ 1 है, ये 2 जा रहा है, इसका वर्क डन क्या होगा? P2V2 माइनस पी और यून बाई 1 माइनस गामा। आ जाते क्वेश्चन नंबर 11, द 4 प्रोसेस ऑफ द कार्नोट साइकिल आर। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस क्या क्या होते हैं? कार्नोट साइकिल का टी एस डायग्राम ऐसे बनता है, टी एस। तो ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हो गया, ये हमारा हो गया कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, एब्सोलूट जीरो प्रेशर विल अकर। एब्सोलूट जीरो प्रेशर कब अकर होगा? व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। प्रेशर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र के कारण ही प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इसीलिए अगर मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है जीरो हो जाएगा तो प्रेशर उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू आर। इसमें P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और V माइनस बी, ये टोटल इक्वेशन को क्या कहते हैं? वॉन डर वाल्स इक्वेशन। इसमें क्या करता है? यही पूछ रहा है कि ये कौन सा इक्वेशन, तो ये वॉन डर वाल इक्वेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, two blocks which are at different states are brought into contact with each other and allowed to reach a final state of thermal equilibrium. The temperature is specified by। अगर कोई दो ब्लॉक अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, इनको हम मैच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो टेम्परेचर जब तक एक दूसरे का बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो क्या कह रहा है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसको हम टेम्परेचर को स्पेसिफाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द thermodynamic cycle to be reversible it is necessary that close integral del q by t is less than 0। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रल डी क्यू बाई टी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और लेस देन 0 होगी तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। और अगर डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 हो जाता तो वो साइकिल इम्पॉसिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 16, मैचिंग का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ठीक है, क्लोज इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन आर इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। जीरो लॉ क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा देता है। इसका 4 मैचिंग हो जाएगा। एच माइनस टी, ये क्या है? गिब्स इक्वेशन है, तो ये गिब्स इक्वेशन पे आ जाएगा। और ये मैकेनिकल वर्क जो है वो एक तरीके का हाई ग्रेड एनर्जी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट। एंट्रोपी क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ द रेंडमनेस ऑफ द एनर्जी का मेजरमेंट है, और ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जहाँ भी फ्रिक्शन होगा लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, इलास्टिक इलोंगेशन होगा, वहाँ पे जो है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होगा।
और क्वेश्चन नंबर 18, ये भी मैचिंग का है क्वेश्चन है। इसमें देखना है टरबाइन हमारा कौन सा डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो इसमें हमेशा एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी। तो टरबाइन का हमारा 4 हो जाएगा। नोजल क्या है, नोजल जो एंथैल्पी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। वॉल्व क्या है, थ्रॉटल वाल्व, इसमें क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, तो इसको 2 से मैच करा देंगे। और कंप्रेसर वर्क क्या होता है, कंप्रेसर वर्क में हमेशा एंट्रोपी घटती है, तो ये हमारा डी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वैल्यू ऑफ एन is infinitely large in a polytropic process PV की power n is equal to constant, then the process is known as infinitely large है। तो हमें पहले एक डायग्राम आपको बता देते हैं, ये हमारा है, ठीक है। ये 0, n की वैल्यू अगर 0 हो गई, p की पावर n इज वी पी वी की पावर n n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इधर p है v है, तो 0 1 n गामा और इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू इन्फिनिटी लार्ज हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इफ वैल्यू ऑफ n इज 0 in an polytropic process in a polytropic process PV for n is equal constant, then the process is known as, अभी मैंने आप लोगों को बताया ये हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये वैल्यू आप लोगों को ग्राफ ही याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही ग्राफ पूछ लिए जाएंगे किसका है ये। तो इसमें 1 की वैल्यू 1 होती है, इसमें 1 की वैल्यू n होती है, 1 की वैल्यू गामा होती है, और इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो 0 के लिए क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्क डन इज 0 फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। वर्क डन किस प्रोसेस के लिए 0 होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है ये फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, अगेंस्ट एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो वैक्यूम के अगेंस्ट अगर कोई एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे वर्क जो होगा वो 0 होगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भी कोई वर्क डन नहीं होता है, तो इन तीनों प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन फ्री एक्सपेंशन dw इज 0, du इज 0 एंड dq इज 0। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ये सब चारों ऑप्शंस 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सारे बेसिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स जो क्वेश्चन जिस पे बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ एन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास पे डिपेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी जो हमारा है, ये तीनों ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, केवल वॉल्यूम ही हमारा जो है मास पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं फैक्ट है इसका क्या है, प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन होता है। तो हमें पता है हीट और वर्क जो होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है, और ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाकी प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब प्रॉपर्टीज ही होती हैं। मेन काज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर विद ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 26 क्वेश्चन नंबर, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0। क्यों 0 होगा, फॉर एन आइडियल गैस वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, 0। क्यों 0 होगा, फिर मैंने बताया डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। क्या है ये, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू 0 गैस के लिए होगी अगर वो कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन हो रहा है।
क्योंकि एंथैल्पी अगर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, और डेल टी ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब पूरा ज़ीरो हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 गिव्स फ्री एनर्जी। इसका इक्वेशन क्या था, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है, एच क्या है, एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है, और एस जो है एंट्रोपी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन f इज इक्वल टू यू माइनस टी एस एफ यू माइनस टी एस। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 which one of the following thermodynamics process approximates the steaming of food in a pressure cooker? Which one of the following thermodynamics process approximates the steaming of food in a pressure cooker? आइसेंट्रोपिक नहीं, आइसोबैरिक नहीं हो सकता, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, आइसोकोरिक क्योंकि कुकर एक फिक्स्ड बाउंड्री होता है, एक फिक्स कंटेनर टाइप का होता है, इसको मान सकते हैं कंटेनर। तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर ए प्रोसेस। तो हमें क्या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू the cyclic integral of del q minus del w, first law of thermodynamics क्या, dq is equal to del q is equal to du प्लस del w। तो साइक्लिक इंटीग्रल के लिए हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज कोई भी हो, साइक्लिक इंटीग्रल अगर हो रहा है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल जो है ज़ीरो होगा। तो डी यू जो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, और डी यू जो है साइक्लिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो होता है। ठीक है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, ज़ीरो। द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ thermometry is triple point of water। द स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री का फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं, और इस पे जो हमारा प्रेशर होता है 0.611 किलो पास्कल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 34 इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू इंटरनल एनर्जी है, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 perpetual motion machine of second kind violates PMM2। किसको वायलेट्स करता है, कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट को। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का यूनिट क्या, फंडामेंटल यूनिट क्या है, ml स्क्वायर टी की माइनस 2। IS प्री में पूछा गया क्वेश्चन ये। 37 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस इज एक्सप्रेस्ड एज। इसमें क्या होता है, डी यू का फार्मूला पूछा है, तो क्या हो गया, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर 38 चेंज इन एंथैल्पी ऑफ स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए क्या, डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस फॉर यूनिट मास क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर 39 हीट ट्रांसफर टू ए क्लोज स्टेशनरी सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो अगर हीट ट्रांसफर हम किसी सिस्टम को कर रहे हैं तो उसका क्या है, उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 40
वंडर वाल इक्वेशन जो होता है हमारा, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये क्या वंडर वाल इक्वेशन है। और इसमें हमें क्या पूछा गया v की यूनिट क्या है, तो v की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर TDS इक्वेशन। TDS इक्वेशन को क्या कहते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी इक्वेशन या फिर एंट्रोपी इक्वेशन सिंपली कहते हैं। तो TDS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। और एक और इक्वेशन होता है एंट्रोपी का, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वही इक्वेशन दिया हुआ कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर TDS इक्वल टू DU प्लस PdV। दो इक्वेशन हो गए, एक DH माइनस VdP और दूसरा DU प्लस PdV। ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में। द थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, थर्मोडायनेमिक वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ क्या कहता है, एक्सटेंड। तो W इज इक्वल हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहाँ पे प्रेशर क्या है, एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, गिब्स फ्री एनर्जी इज फंक्शन ऑफ। अभी गिब्स फ्री एनर्जी का हम क्या बताएं, F इज इक्वल टू U माइनस TS और G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी पे डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो है आइडियल गैस के लिए पूछा गया है। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1। Cp बाई Cv की वैल्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, द रिलेशन PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ इक्वल गैस इज एप्लीकेबल टू ओनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। PV की पावर गामा ये क्या है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल इज इम्पॉसिबल इफ, क्लासिक इक्वलिटी आपको मैंने बताया dq/t इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर क्लोज इंटीग्रल डेल q/t या फिर dq/t ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये साइकिल क्या होती है, इम्पॉसिबल साइकिल होती है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं सकता। द पॉइंट दैट कनेक्ट्स द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन टू द सैचुरेटेड वेपर लाइन इज कॉल्ड, ये हमारा TS डायग्राम मैंने बना दिया। TS डायग्राम, इसमें क्या होता है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट होता है, ये सैचुरेटेड वेपर पॉइंट होता है। इन दोनों लाइंस को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन नॉट बी इनफाइनाइट सिंस इट, कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 100% होगा तो ये क्या करेगा, वायलेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। ठीक है, ए क्लोज सिस्टम क्लोज्ड thermodynamic system is one in which there is no energy or mass transfer, there is no mass transfer but energy transfer exists। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोज मतलब क्या होता है, एनर्जी आउट भी हो सकता है, एनर्जी इन भी हो सकता है, मास एंटरिंग नॉट अलाउड, मास एग्जिट नॉट अलाउड। तो करेक्ट ऑप्शन 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट। तो आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। थैंक यू।